What's good, everybody? The first budget of the decade 2020 and the second budget of the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji was presented in the Parliament today. And probably it was one of the longest budget, which was of 2 hours and 41 minutes. बट आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेके आ रहे हैं टॉप 10 पॉइंट्स जो एज एन इंडियन सिटीजन आपको यहाँ पे जानने बहुत ही ज़रूरी होंगे, क्योंकि उससे होने वाला है आपके पर्सनल टैक्सेशन जो आप पे करने वाले हो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हो, उसमें बहुत ही सारा बदलाव. सो देयर वर लॉट्स ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन दिस बजट 2020, बट हियर वी हैव हाईलाइटेड टॉप 10 पॉइंट्स जो एज ए पर्सन यू मस्ट नो अबाउट दिस बजट 2020. सो लेट्स गो. पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि इंडिविजुअल के लिए एक टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, जिसमें लास्ट बजट तक ये बताया गया था कि अगर आपका टोटल इनकम एक साल का हो रहा है 5 लाख रुपए तक का, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. और अब इस टैक्स स्लैब को एक पूरा नया रूप दिया गया है, जिसमें एक पूरा का पूरा नया टैक्स स्लैब दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो अर्लियर स्लैब था 0%, 20% और 30%, उसकी जगह एक नए स्लैब रेट्स दिए गए, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपका इनकम हो रहा है 15 लाख रुपए तक का, तो बेस्ड ऑन योर इनकम आपको 10%, 15%, 20%, 25% तक का टैक्स पे करना होगा. बट यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना होगा कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया. यानी कि अगर आप चाहते हो तो अपने ओल्ड स्लैब में भी जा सकते हो, और अगर चाहते हो तो आप अपने नए स्लैब रेट्स को भी अप्लाई कर सकते हो. बट नए स्लैब रेट्स अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आपको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. जो भी आप सारे डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, जो कि थे LIC के सेक्शन 80C के सारे डिडक्शन, 80D के सारे डिडक्शन, उसके अलावा भी जो काफ़ी सारे डिडक्शन हर एक असेसी को अपने ITR फाइल करते वक्त मिलते थे, वो यहाँ पे उसको नहीं मिलेंगे, और उसको वहाँ पे उसकी जगह पे एक कम स्लैब रेट के अंदर टैक्स पे करना होगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन introduced in this budget 2020. Point number 2, we will be talking about change in turnover limit for the tax audits. जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी असेसी हो अंडर MSME, यानी कि अगर आपका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए तक का या तो फिर 5 करोड़ रुपए तक का, तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी था अंडर सेक्शन 44AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था. और उस ऑडिट का लिमिट यहाँ पे दिया गया था 1 करोड़ रुपए तक का, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है 5 करोड़ रुपए तक का. यानी कि अगर आपका टर्नओवर है अप टू 5 ईयर रुपीज, तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हो. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा वो ये है कि जो इंक्रीज लिमिट है वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है. तो 2 कंडीशंस यहाँ पे आपको समझने जरूरी होंगे. अगर आप वो सेटिस्फाई कर पाते हो तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है. कंडीशन नंबर 1, जो भी आपका टर्नओवर हो रहा है उसका जो रिसिट्स है वो 5% से ज़्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए. प्लस इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करना होगा कि जो भी आपके पेमेंट्स है, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, उसका पेमेंट कैश में 5% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो अगर आप एक असेसी हो, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे तक का है, और अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर पाते हो, तो ये आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, तो कंपलसरी आज भी आपको 1 करोड़ के ऊपर एक CA के पास ऑडिट करवाना होगा. और इसके साथ साथ अगर आप ऑडिट करवाते हो तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ. कि अगर आप जैसे ही ऑडिट करवाते हो, ऑडिट का ड्यू डेट है 30 सितंबर, तो आपको एक एक्स्ट्रा मंथ दिया गया है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें आप अपना ITR ऑडिट के 1 महीने के बाद तक भी फाइल कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3, एबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. जो सबसे बड़ा लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि DDT जो काफ़ी सालों से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और जिसमें डबल टैक्सेशन हो रहा था, तो सारे लोग चाह रहे थे कि DDT निकल जाए, और इस बजट में उसे निकाल दिया गया है. यानी कि जो डबल टैक्सेशन हो रहा था, जब भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटती थी, तो जो शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड मिलने से पहले कंपनी को एक टैक्स पे करना था, जिसका नाम था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अब इस टैक्स को पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी पे करती थी, उसकी जगह पे असेसी जो भी रेसिपिएंट इन्वेस्टर होगा, उसको अपने नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट पे डिविडेंड के ऊपर जो भी रिसिट होगा उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना होगा.
यानी कि जो अर्लियर सेक्शन 1034 के अंदर एग्जेम्पशन था ऑन रिसिट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अप टू सर्टेन लिमिट उसे निकाल दिया गया है और एसएससी को अब कुछ भी डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर उसको अपना टैक्स पे करना होगा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपका कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है सीआईटी अपील में या तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लिटिगेशन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना जो भी टैक्स डिमांड है वो पे कर देते हो 31 मार्च 2020 के पहले, तो आपको एक भी रुपए का इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है और आप आसानी से अपने सारे के सारे लिटिगेशन को बहुत ही इजीली क्लोज कर सकते हो। सो विवाद से विश्वास स्कीम इज पॉइंट नंबर 4। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, टैक्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप जानते हो कि आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो तो उसका कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यानी कि जनरल वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम उसका डिफरेंस 5% तक का हो सकता है। और अब इस 5% के लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है 10% का लिमिट। पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज इन टर्नओवर लिमिट फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चला रहे हो अपना एक एलिजिबल स्टार्टअप तो आपको लगातार 3 साल तक अगर आप एलिजिबल हो और स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो तो 100% आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये स्टार्टअप कौन से क्राइटेरियाज को फुलफिल करना था, तो उनका टर्नओवर होना चाहिए था अप टू 25 CR, बट गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे उस 25 करोड़ के टर्नओवर लिमिट को बढ़ा करके कर दिया है 100 करोड़ तक का। यानी कि अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप हो, आपका टर्नओवर अप टू 100 CR, तो आप जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा, वो भी लगातार 3 असेसमेंट ईयर तक, मतलब 3 साल तक आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंसेंटिव दिया गया है यहाँ पे सारे के सारे एलिजिबल स्टार्टअप्स को। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और उसके लिए वो लोग बनाते हैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट को सारे के प्रॉफिट, वो ट्रस्ट जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो सारा होता है इनकम टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, उनको वहाँ पे कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता। बट जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि एक ट्रस्ट को रजिस्टर करवाना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि मैन्युअली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जाके कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को देने होते हैं। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि MCA की तरह। जैसे कि आपको अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करना हो तो आप ऑफिस में बैठ के आराम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसी तरह ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का भी अब गवर्नमेंट ने 100% प्रोसेस कर दिया है गया है ऑनलाइन। तो आप अपना ट्रस्ट घर पे बैठे बैठे आसानी से ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, डिफरमेंट ऑफ टैक्स फॉर द ESOPs। जी हाँ दोस्तों, एक स्टार्टअप होता है, उनके लिए अपने एम्प्लॉयज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, बट वो स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे टैक्सेबल हो जाता था एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ESOP। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोला गया है कि जो भी टैक्स अब लगेगा वो लगेगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट और आफ्टर 5 years, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉयज़ को टैक्स आसानी से पे करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जिट और एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ 5 years, विच एवर इज अर्लियर। सो दिस विल boost the startups to regain their employees. मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 9, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट इन द कंपनीज एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस थे जिसमें बताया गया था कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एप्लीकेबल होगा, और इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के सेक्शन को अब बहुत ही आसान कर दिया गया है और बताया गया है कि काफ़ी सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट करके इस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को हटा दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 10, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 80EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें बताया गया था कि अगर एक नया असेसी है वो एक नया घर लेता है फॉर द बिटवीन द पीरियड 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, वो अगर एक नया घर लेता है तो उसको एक एडिशनल डिडक्शन मिलेगा फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, और इस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया है 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आप कोई भी अगर एक नया घर लेते हो तो आपको यहाँ पे वो 80EE का डिडक्शन कंटिन्यू रहेगा।
So this was the top 10 points you as a person must know about this budget 2020. So there you go.